Welcome to DU की पढ़ाई subscribers. So today in this video we are going to study the chapter 3rd of our general elective course Introduction to the Indian Constitution. तो आज यार इस लेक्चर में हम चैप्टर 3rd कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 3rd हमारा है फंडामेंटल राइट्स, यानी ये जो चैप्टर है ये पूरा मौलिक अधिकारों के बारे में, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स जो मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन सभी 6 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हमें पढ़ना है। सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, इनको कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है, कहाँ कहाँ से इन फंडामेंटल राइट्स को डिराइव किया गया है और इनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर कवर कर रहे होंगे। सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस स्टडी मटेरियल, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, as well as you can download it from the Telegram channel. You can follow us on Instagram, and you can get the link of the lectures and notes as well as playlist in the PDF also, as well as in description. So let's start now. तो हम देखते हैं सबसे पहले कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। हिंदी में फंडामेंटल राइट्स को हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। तो एक बेसिक सी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अ सेट ऑफ राइट्स दैट आर गारंटीड टू एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया। यानी ये वो अधिकार होते हैं, ये वो राइट्स होते हैं फंडामेंटल राइट्स जो कि हर सिटीज़न को इंडिया के अंदर गारंटी किए गए हैं। यानी ये वो सेट ऑफ राइट्स हैं जिनको हर सिटीज़न को इंडिया में गारंटी किया गया है। ठीक है, so fundamental rights in the Indian Constitution are a set of rights that are guaranteed to every citizen of India, and these rights are considered fundamental because they are essential for the development of the individual and the nation as a whole. और इनको हम फंडामेंटल राइट्स यानी फंडामेंटल बेसिकली हम मौलिक यानी फंडामेंटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो राइट्स हैं ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात हो या फिर नेशनल डेवलपमेंट की बात हो, सभी चीज़ों के लिए ये राइट्स ज़रूरी हैं, इसीलिए हम इन्हें फंडामेंटल बोलते हैं। और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको पार्ट 3rd में रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में। इन सभी आर्टिकल्स में हमारे फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है। ठीक है, now let's look at the importance of it. So the inclusion of fundamental rights in the Indian Constitution is a reflection of India's commitment to protecting the rights of its citizen. और हमारे फंडामेंटल राइट्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया जाना ये दिखाता है कि भारत यानी इंडिया अपने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटेड है। ठीक है, एंड दीज राइट्स एक्ट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द अब्यूज़ ऑफ पावर बाय द स्टेट एंड इंश्योर दैट एवरी सिटीज़न इज़ ट्रीटेड इक्वली विद डिग्निटी। यानी ये जो राइट्स हैं हमारे ये सेफ गार्ड किए गए हैं और ऐसा इंश्योर किया गया है कि जो स्टेट है यानी जो राज्य है वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके, इन राइट्स को कर्ब ना कर सके और हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट किया जाए डिग्निटी के साथ। ठीक है, एंड नाउ द फंडामेंटल राइट्स प्लेस लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पावर्स के ऊपर ये लिमिट लगाता है फंडामेंटल राइट्स, एंड दे एक्ट एज अ चेक टू प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। और पावर और अथॉरिटी के मिसयूज़ को रोकता है क्योंकि हमें ये फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए गए हैं और ये गारंटी किए गए हैं और इनको जो है मिसयूज़ नहीं किया जा सकता पावर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज फंडामेंटल राइट्स प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल बाय रिस्ट्रिक्टिंग द आर्बिट्रेरी एक्सेस ऑफ द स्टेट पावर। यानी जो फंडामेंटल राइट्स है ये इंडिविजुअल की लिबर्टी को जो है प्रमोट करता है और प्रोटेक्ट करता है, यानी इंसान की जो आज़ादी है उसको मेंटेन करता है, उसकी रक्षा करता है। और जो गवर्नमेंट है वो उसकी पावर जो है मिसयूज़ ना हो, अपनी मनमानी ना कर सके गवर्नमेंट, उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। एंड दे अलाउ
individuals to live their lives according to their own beliefs and choices. And by protecting civil liberties and political rights, fundamental rights aim to promote the overall development of human personalities and capabilities. So I hope आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, ह्यूमन पर्सनैलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ की बात हो या फिर नेशनल डेवलपमेंट की बात हो. ठीक है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज फंडामेंटल राइट्स इंश्योर दैट ऑल लॉ कन्फर्म टू बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, फेयरनेस एंड इक्वालिटी. और फंडामेंटल राइट्स ये इंश्योर करते हैं कि जो भी लॉज हैं वो जस्टिस, फेयरनेस और इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड हों. ठीक है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द fundamental rights. Next we will talk about the historical background of it, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या क्या रही, कहाँ से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से इनको डिराइव किया गया, किन किन डॉक्यूमेंट से हम इंस्पायर हुए और फिर अल्टीमेटली हमने अपने सिटीजन्स के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जो संविधान रचयिता थे, उन लोगों ने फिर हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया. सो फर्स्ट वाज द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी उसका भी प्रभाव रहा. द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट्स. यानी जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई लड़ी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के ख़िलाफ़ भारत में, चूँकि हम गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, तो इसकी वजह से हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के मांग करने की भी ज़रूरत पड़ी. यानी कुछ हमारे अधिकार हों, सभी लोगों के भारत के अंदर कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स हों. ये एक तरीके से आज़ादी के आंदोलन से भी हमें फंडामेंटल राइट्स की मांग करने की ज़रूरत पड़ी. Leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Bhimrao Ambedkar emphasized the need for individual freedoms, equality and social justice as a part of the struggle for independence. और जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे इन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम्स, इक्वालिटी, समानता और सोशल जस्टिस, इन सभी चीज़ों को प्रमोट किया, इन सभी चीज़ों को आज़ादी के आंदोलन में, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में इंक्लूड किया. और फिर अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूड की गई. तो आज़ादी की लड़ाई का भी, चूँकि हम गुलाम थे, तो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रेरित किया. नेक्स्ट इज़ यूएस विल ऑफ राइट्स. यूएस विल ऑफ राइट्स बेसिकली इट मीन्स द यूनाइटेड स्टेट्स विल्स ऑफ राइट. The Bill of Rights, which forms the first 10 amendments to the US Constitution, was a significant influence on the drafting of the Indian Constitution. तो बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनका भी प्रभाव रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्योंकि जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स थे यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये टोटली रिलेटेड थे इंडिविजुअल राइट्स को लेकर के, सिविल लिबर्टीज़ को लेकर के, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के. तो वहाँ से भी हमने इंस्पिरेशन ड्रॉ की है. और इस जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हुए हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं यूएस बिल ऑफ राइट्स. ठीक है. तो ये जो पहले 10 अमेंडमेंट्स हुए, इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? यूएस बिल ऑफ राइट्स. So, the Bill of Rights enshrines the basic liberties of American citizens and has been a model for many countries around the world. और ये जो Bill of Rights था, इसमें बेसिक सिविल लिबर्टीज़ की बात की गई थी अमेरिकन सिटीजन्स के लिए. और ये जो फिर Bill of Rights था, ये बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए विश्व भर में एक मॉडल के रूप में उभर करके आया और इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी इफ़ेक्ट किया. ठीक है. नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स. जो अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्स थे उनका क्या प्रभाव पड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे? तो इसमें जो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये
adopted by United Nations General Assembly in 1948. तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था, एंड इट वाज आल्सो अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन सेट्स आउट अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल पीपल एंड वाज अ key reference point for the inclusion of fundamental rights in the Indian Constitution. यानी जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था, इसमें भी ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी, ह्यूमन लिबर्टीज़ की बात की गई थी, सिविल लिबर्टीज़ की बात की गई थी, और ये जो सारे प्रावधान थे जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किए गए हुए इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में शामिल थे, इन सभी को रेफरेंस पॉइंट मान करके फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान में फिर इंक्लूड किया गया. ठीक है, यानी जो भी फंडामेंटल राइट्स की बात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने इस डॉक्यूमेंट में की थी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया. नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंसेस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़, यानी पश्चिम के जो आइडियाज़ रहे उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा. So the ideas of liberty, equality and individual rights that emerged during the Enlightenment and found expression in documents like Magna Carta, the American Declaration of Independence and the French Revolution had a profound influence in the framing of fundamental rights in India. यानी बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ओवर करके आए, जैसे एक था मैग्ना कार्टा, ये इंग्लैंड का एक डॉक्यूमेंट था, और इस डॉक्यूमेंट में भी बात की गई थी राइट्स की. ये डॉक्यूमेंट 1215 में इंग्लैंड में इशू किया गया था, मैग्ना कार्टा, और इसमें जो है ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी. और इसी तरीके से अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में भी ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी. फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो चीज़ें उभर करके आई, लिबर्टी और इक्वलिटी की जो प्रिंसिपल है, तो इन सभी चीज़ों ने भी एक इन्फ्लुएंस डाला फंडामेंटल राइट्स के ऊपर. और फिर इन सभी से इंस्पिरेशन लेते हुए जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सभी फ्रेमर्स ने फंडामेंटल राइट्स को इंडियन पर्सपेक्टिव से फ्रेम किया और कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया. ठीक है, एंड दीज प्रिंसिपल्स वर स्टडीड एंड अडॉप्टेड बाय इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड फ्रीडम फाइटर्स. और इन सभी प्रिंसिपल्स को, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स, इन सभी को स्टडी करके इंडियन इंटेलेक्चुअल्स और फ्रीडम फाइटर्स जो थे उन्होंने फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया. तो ये था एक बेसिकली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा और किन किन चीज़ों से हमें इंस्पिरेशन मिली फंडामेंटल राइट्स की. ठीक है, तो इसमें हमारे क्या क्या चीज़ें शामिल थी. वेस्टर्न आइडियाज़ हो गए, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गया, यूएस बिल ऑफ राइट्स और हमारे आज़ादी का आंदोलन. सो दिस वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स इन डिटेल. ठीक है, तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं एक एक करके सभी पे. सो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स enshrined in Part 3 of the Indian Constitution. भारतीय संविधान में पार्ट 3 के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, और ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में इंक्लूड किए गए हैं. एंड देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स enshrined in Part 3 of the Indian Constitution from Article 12 to 35 and are considered to be an essential component of democracy and human rights in India. So here is the list of all the fundamental rights. The first one is the right to equality, यानी समानता का अधिकार. Right to equality is guaranteed under Article 14 to 18, यानी आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी को गारंटी किया गया है. राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, और राइट टू इक्वालिटी जो है ये इंश्योर करता है कि
सारे सिटीज़न जो हैं इंडिया के वो इक्वल हैं, बराबर हैं इन द आइज़ ऑफ द लॉ, यानी कानून की नज़रों में सभी सिटीज़न बराबर हैं और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ग्रांट किया गया है और किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन को रोक लगाई गई है, चाहे वो धर्म जाति किसी भी आधार पर हो, उन सभी डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है। अगर हम इसमें अलग अलग आर्टिकल्स पे बात करें तो फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18 इट्स ऑल अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। सो पहले सबसे आर्टिकल जो 14 है वो गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टू ऑल सिटीज़न। वही जो भी मैंने बताया कि सभी को कानून की नज़रों में समानता दी जाएगी, सभी को कानूनी रूप से बराबर माना जाएगा। एंड दिस मीन्स दैट लॉ मस्ट बी अप्लाइड इक्वली टू ऑल सिटीज़न विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी भेदभाव के जो कानून है वो हर सिटीज़न के ऊपर समान रूप से लागू होगा। फिर नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के अंदर बात की गई है प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट वगैरह के बारे में इसमें रोक लगाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स एट्सेट्रा। यानी इन सभी बेसिस के ऊपर जो है आर्टिकल 15 रोक लगाता है कि किसी को भी धर्म जाति के आधार पर अलग नहीं माना जाएगा, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। दिस मीन्स दैट नो सिटीज़न कैन बी डिनाइड एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस और सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कोई भी सिटीज़न को पब्लिक प्लेस पे, यानी किसी भी सरकारी संस्थान, किसी भी सरकारी स्थान, कहीं पे भी रोक नहीं रहेगी, सभी को इक्वल एक्सेस ग्रांट किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या चीज़ें लिखी गई हैं कि सभी को इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट होगा। आर्टिकल 16 गारंटीज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी ग्रांट की जाएगी बिना किसी भेदभाव के, धर्म, जाति या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, उन सभी में इक्वल अपॉर्चुनिटी ग्रांट की जाएगी सभी लोगों को। दिस इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 16। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 17। Article 17 abolishes untouchability and makes it a punishable offense. It prohibits the practice of untouchability in any form. Article 17 में untouchability के ऊपर बात की गई है और untouchability को एक punishable offense डिक्लेयर किया गया है। यानी छुआछूत की बात अगर कोई करता है तो वो कानून के खिलाफ होगा। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी पे रोक लगाई गई है आर्टिकल 17 के थ्रू। फिर है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 abolishes titles and honors. It prohibits the state from conferring any titles like Sir, Lord, Duke, etc. on citizens except military or academic. यानी आर्टिकल 18 ये बोलता है कि स्टेट जो है वो किसी को भी टाइटल नहीं दे सकता, किसी को भी टाइटल की या किसी उपाधि से नहीं सम्मानित कर सकता है। किसी भी इंसान को जो है सर की टाइटल या लॉर्ड की टाइटल या फिर ड्यूक की टाइटल, ये सारी टाइटल जो है नहीं दे सकता है कोई स्टेट, और एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मिलिट्री और एकेडमिक। मिलिट्री और एकेडमिक क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पे जो स्टेट है, राज्य है, वो किसी भी सिटीज़न को कोई टाइटल ग्रांट नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द राइट टू इक्वालिटी, जो कि हमारा आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में था। तो हमने सभी आर्टिकल्स पे चर्चा कर ली। इट वाज ऑल अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। अब हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम को गारंटी किया गया है आर्टिकल 19 से लेके 22 के बीच में। राइट टू फ्रीडम इज़ गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 to 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, and this right guarantees freedom of speech, expression, assembly, freedom to form associations, movement,
एंड reside एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एनी ऑक्यूपेशन। इन सभी चीज़ों की आज़ादी जो है हमें आर्टिकल 19 to 22 में जो है ग्रांट की गई है, राइट टू फ्रीडम। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी में था। फ्रॉम आर्टिकल 19 वी हैव राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 में बात की गई है कि आर्टिकल 19 guarantees freedom of speech and expression which includes the freedom to express one's opinion। यानी इसमें हमें आर्टिकल 19 के तहत हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। हम कुछ भी अपने थॉट्स जो हैं, अपने ओपिनियंस जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे जो बिलीव्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो किसी भी मीडियम के थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो लिख के हो या फिर बोल के हो, दैट इज़ थ्रू स्पीच, राइटिंग और प्रिंटिंग और ब्रॉडकास्टिंग। सो थ्रू एनी मीन्स वी कैन express our beliefs and ideas. It is guaranteed under Article 19, and it also guarantees the freedom to assemble peacefully and without arms। यानी ये जो आर्टिकल है 19, इसके अंदर ये भी गारंटी किया गया है कि हम कहीं पे भी पीसफुली सभाएं कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, लेकिन विदाउट आर्म्स, यानी बिना हथियार वगैरह लिए किसी की मार पिटाई नहीं करनी है। हम किसी भी जगह पे पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, गैदर हो सकते हैं। एंड द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, ये भी बना सकते हैं हम, कोई भी संगठन भी बना सकते हैं। एंड द फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, और पूरे भारत में जहाँ चाहें हम वहाँ घूम सकते हैं। दिस इज़ मैंशनड इन आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 में बात की गई है कि आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम बीइंग कन्विक्टेड ऑफ द सेम ऑफेंस ट्वाइस। यानी आर्टिकल 20 ये बोलता है कि किसी भी इंसान को किसी एक ही केस में बार बार उसी केस को उसके ऊपर नहीं थोपा जाएगा। जैसे मान लो किसी इंसान के ऊपर कोई आरोप लगाया गया और उसे कोर्ट में लेके जाया गया, और कोर्ट में गया और वो कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, कोर्ट ने उसे रिलीज़ कर दिया कि नहीं, ये किसने कोई क्राइम नहीं किया है, और ये जो कोर्ट के प्रोविज़न है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न से किसी का उल्लंघन नहीं किया है, इसको फालतू में ही कोर्ट में लेके आया गया है, और कोर्ट ने ये बोल के उसे बरी कर दिया। तो उस केस में उसको दोबारा से उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर, उसी कोर्ट के अंदर फिर से नहीं लेके जाएंगे कि फिर से चलो कोर्ट के अंदर। गवर्नमेंट ऐसा करके परेशान नहीं कर सकती। दिस इज़ मैंशनड इन आर्टिकल 20। सो इट स्टेट्स दैट एनी इंडिविजुअल कैन नॉट बी कन्विक्टेड इन द कोर्ट ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। उसी ऑफेंस के लिए बार बार उसे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ठीक है। सो इन दिस वे इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपैर्डी। दैट मीन्स हम बार बार किसी व्यक्ति को किसी सेम ऑफेंस के लिए अगर उसे कोर्ट ने बरी कर दिया है तो उसको बार बार कोर्ट के अंदर नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से ये हमें आज़ादी देता है कि गवर्नमेंट हमको परेशान नहीं कर सकती। और आर्टिकल 20 में ये भी मेंशन किया गया है कि इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स द इम्पोजिशन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, विच मीन्स दैट अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वॉज नॉट अ क्राइम व्हेन इट वॉज कमिटेड। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। ये इस आर्टिकल 20 के अंदर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की बात की गई है, और ये जो लॉ है ये बेसिकली ये बोलता है कि अगर आपने कोई क्राइम कर दिया मान लो, और वो चीज़ लीगल दर्शाई गई है, यानी कानून ऐसा बोलता है अगर कोई एक क्राइम आपने किया और कानून में नहीं लिखा हुआ उसके बारे में कुछ भी, और कानून कहता है कि ये क्राइम नहीं है, और बाद में उस क्राइम के ऊपर कोई लॉ बना दिया गया कि नहीं ये इल्लीगल है, तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि लॉ जो है उसके ऊपर बाद में बना और आपने क्राइम पहले कमिट कर दिया। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्ज़ाम्पल। मान लो आज आपने किसी का गला रेत दिया, ठीक है, किसी को उड़ा दिया, और आपने उड़ा दिया उसको। अब लेट्स एज्यूम कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस एक्टिविटी को लीगल माना गया है, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी गई है कि गला रेतना क्राइम है। तो अगर गवर्नमेंट
आपने आज क्राइम कर दिया, मान लो इन द अगस्त मंथ, और अगर गवर्नमेंट सितंबर में कोई ऐसा कानून लेके आती है जो ये बोले कि गला रेतना अपराध है, और तो क्या होगा इस केस में, अगर वो कानून पास हो गया पार्लियामेंट के थ्रू, तो आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्राइम तब किया था जब वो लॉ था ही नहीं। आपने अगस्त मंथ में क्राइम किया था, जबकि लॉ आया सितंबर में, तो आपने क्राइम पहले कर रखा था, लॉ बाद में आया। तो इस बेसिस पे गवर्नमेंट आपको ये बोल के जेल में नहीं डालेगी कि आपने लॉ का उल्लंघन किया है या ये वो वगैरह ऐसा कुछ करके। यू विल बी फ्री फ्रॉम इट। सो इन दिस वे आर्टिकल 20 ये भी बोलता है कि अगर आपने कोई चीज़ कर दी तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है कानून बना के बाद में आपको जेल में नहीं डालेगी। अगर पहले लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग आपको जो है ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर बाद में उस क्राइम के रिगार्डिंग कोई लॉ बना है और आपने क्राइम पहले ही कर दिया है तो इस बेसिस पे आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। So in Article 20 it also prohibits the imposition of ex post facto laws, which means that a person cannot be punished for an act that was not a crime when it was committed। यानी जब कमिट किया गया था तो उसे क्राइम की श्रेणी में नहीं रखा गया था, इसलिए आपको पनिश नहीं किया जाएगा। इस तरीके से ये गवर्नमेंट पे भी रोक लगाता है कि जब चाहे गवर्नमेंट किसी चीज़ को भी क्राइम डिक्लेयर करके किसी को भी जेल में डाल सकती है, ऐसा नहीं होगा। ये आर्टिकल 20 के अंदर ये फ्रीडम ग्रांट की गई है। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में बेसिकली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, और आर्टिकल 20 में ये इंश्योर किया गया है कि किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ से, राइट टू लाइफ से और पर्सनल लिबर्टी से, अपनी आज़ादी से, अपने जीवन से जो है वंचित नहीं रखा जाएगा। अ पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट in accordance with the procedures established by the law। जो प्रोसीजर्स कानून के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं, लॉ में इस्टेब्लिश किए गए हैं, उसको छोड़ करके किसी भी पर्सन की लिबर्टी, आज़ादी, उसके लाइफ के साथ कोई भी छेड़छाड़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। एंड इन आर्टिकल 22 इट मेंशंस दैट आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 के अंदर बेसिकली मनमानी अरेस्ट या फिर हिरासत में लेने को लेकर के प्रोटेक्शन ग्रांट की गई है। एंड इट गारंटीज़ दैट एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड, जिसको भी अरेस्ट किया जाए और डिटेन्ड या फिर जिसको भी हिरासत में लिया जाए, शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट और डिटेंशन। और तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है या फिर उसे हिरासत में क्यों लिया जा रहा है। उन पुलिस को वारंट दिखाना पड़ेगा, सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ेगी, फिर वो किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं। एंड शैल बी अलाउड टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ देयर चॉइस। और उस इंसान के पास, जिसको भी अरेस्ट किया जाए, उसके पास ये आज़ादी होगी कि वो लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सकता है और अपने आप को डिफेंड कर सकता है कोर्ट के अंदर, यानी वकील से, किसी भी लॉयर से कंसल्ट कर सकता है और अपने आप को कोर्ट के अंदर डिफेंड कर सकता है जिसको भी अरेस्ट किया जाए। तो ये फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांट की गई है, आर्टिकल 22। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। जो भी बातें इसमें करी गई आर्टिकल 19 से 19 से 22 के बीच में, वो सारी हमने पढ़ ली, राइट टू फ्रीडम। ठीक है। नेक्स्ट इज़ राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, right against exploitation। So right against exploitation is guaranteed under आर्टिकल 23 से 24। आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24 के बीच में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को गारंटी किया गया है। एंड दिस राइट प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर। और ये बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर, इन सभी के ऊपर रोक लगाता है। एंड जो भी चिल्ड्रंस 14 साल के एज से कम हैं, उन सभी चिल्ड्रंस को हजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं डाला जाएगा। इन सभी के ऊपर रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 से लेकर 24 में, दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। सो आर्टिकल 23 में ये मेंशन किया गया है कि इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी किसी को
फोर्सफुली लेबर का काम नहीं करवाया जा सकता और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करवाई जा सकती। एंड इट स्टेट्स दैट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूडिंग बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर इज़ प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ। और ये सारे जो एक्ट्स हैं, किसी को ज़बरदस्ती भीख मंगवाना या फिर इसी तरीके से फोर्स लेबर का काम होगा, ये सारी चीज़ें पनिशेबल ऑफेंस हैं लॉ के अंडर में। एंड इन आर्टिकल 24 it mentions that the prohibition of the employment of children below the age of 14 in any factory, mine or any hazardous employment, यानी किसी भी hazardous employment के अंदर, चाहे वो फैक्ट्री हो गया या फिर माइनिंग का काम हो गया, इन सभी ऑक्यूपेशन hazardous employments के अंदर 14 साल के एज से जो कम के बच्चे हैं उन सभी के ऊपर प्रोहिबिशन लगाया गया है, रोक लगाई गई है उन सभी के एम्प्लॉयमेंट पे। एंड इट इंश्योर्स दैट चिल्ड्रंस आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और चिल्ड्रंस का किसी भी फॉर्म में शोषण ना किया जाए, एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए, ऐसा इंश्योर किया गया है आर्टिकल 24 में। एंड आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू परस्यू देयर एजुकेशन एंड डेवलप देयर स्किल्स, और सभी जो चिल्ड्रंस हैं उन सभी को एजुकेशन यानी शिक्षा की अपॉर्चुनिटी दी गई है और सभी लोग अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। सो दिस वाज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। जितने भी चिल्ड्रंस हैं या फिर फोर्स्ड लेबर की बात हो गई, किसी को भी शोषण नहीं किया जाएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो दिस वाज ऑल मेंशन्ड इन आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी सभी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इट इज़ गारंटीड अंडर आर्टिकल 25 to 28, इसके आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में भारतीय संविधान के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। And this right guarantees the freedom to practice, profess and propagate any religion, and it also allows individuals to manage their own religious affairs, यानी सभी लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जिस धर्म को चाहे वो उस धर्म को मान सकते हैं और अपने जो रिलीजियस अफेयर्स के मैटर्स हैं वो सारे खुद ही मैनेज कर सकते हैं। ऐसी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांट की गई हैं। तो आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 टॉक्स अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 25 पे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 25 गारंटीज़ द फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को कोई भी सिटीज़न प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है और प्रोपगेट कर सकता है किसी भी धर्म को, ठीक है। And it ensures that every individual has the right to follow the religion of their choice, और अपनी चॉइस का कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, and to express their religious beliefs, और उन अपनी जो रिलीजियस बिलीव्स है उसको भी एक्सप्रेस कर सकता है विदाउट फेयर ऑफ प्रोसिक्यूशन, बिना किसी डर के अपने जो रिलीजन से उसको प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 26 में बात की गई है कि द राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और जो भी इंडिविजुअल है वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सकता है। एंड इट इंश्योर्स दैट एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ द फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स एंड टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, यानी कि जो भी इंडिविजुअल अपने जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन जो भी मठ हैं या किसी भी चीज़ की रिलीजियसली वो स्थापना करता है अगर, तो उसको ये फ्रीडम दी गई है कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को खुद ही मैनेज कर सके। सरकार का उसके ऊपर कोई रोक नहीं होगी, कोई भी सरकारी रोक नहीं लगाई जा सकेगी, और अपने जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चैरिटेबल पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को चैरिटी के रूप में भी जो डोनेशंस वगैरह होते हैं उन सभी को भी यूज़ किया जा सकता है, और ये भी फ्रीडम दी जाती है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं इनके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लगते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 26।
आर्टिकल 27 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 27 प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स फॉर रिलीजियस पर्पसेस, यानी जो सरकारी ख़जाना है, पब्लिक फंड्स है, उसका यूज़ रिलीजियस पर्पसेस के लिए नहीं किया जाएगा। एंड इट इंश्योर्स दैट द स्टेट रिमेन्स न्यूट्रल इन मैटर्स ऑफ रिलीजन एंड डज नॉट प्रमोट एनी फेवर ऑन और एनी पर्टिकुलर रिलीजन। और इस तरीके से जो हमारा संविधान है आर्टिकल 27 के थ्रू पब्लिक फंड्स के ऊपर रोक लगाता है कि जो सरकारी संपत्ति या खजाना है, सरकारी पैसे हैं, उससे रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। और इस तरीके से ये मेंटेन होता है कि जो स्टेट है, ये यानी कि जो राज्य है, वो न्यूट्रल रहेगा रिलीजन के मैटर पे और किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में प्रमोट नहीं करेगा। Next is Article 28. Article 28 prohibits the religious instruction in educational institution wholly maintained by the state. यानी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्टेट चलाता है, बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह जो भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट की हैं, उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल प्रोहिबिट किए गए हैं। उसमें किसी भी धर्म के आधार पर कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। एंड इट इंश्योर्स दैट एजुकेशन रिमेन्स सेकुलर एंड फ्री फ्रॉम एनी रिलीजियस बायस। और इस तरीके से ये मेंटेन किया गया है कि जो एजुकेशन है वो सेकुलर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जिसमें रिलीजियस बायसनेस बिल्कुल ही ना हो। नेक्स्ट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी जो संस्कृति है और शिक्षा है उसका अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर गारंटीड अंडर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। 29 और आर्टिकल 30 भारतीय संविधान का कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करता है। एंड दीज राइट्स आर डिज़ाइंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़ एंड टू इंश्योर दैट एवरी सिटीजन हैज़ एक्सेस टू एजुकेशन। जो मिनॉरिटीज़ की राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है ये राइट्स, और जो एक्सेस टू एजुकेशन है वो हर सिटीज़न को ग्रांट की जाए, इसकी भी श्योरिटी इस राइट ने दी है। तो आर्टिकल 29 में ये बात की गई है कि द इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़ बाय अलाउइंग देम टू कंजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। यानी आर्टिकल 29 ये बोलता है कि जो भी मिनॉरिटीज़ हैं वो अपने लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं। And it ensures that every citizen has the right to preserve their cultural identity। और जो भी उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, और अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो स्क्रिप्ट है, जो भी मिनॉरिटीज़ है वो उसको प्रमोट कर सकते हैं। यह आर्टिकल 29 में मेंशन किया गया है। तो बेसिकली ये एम्फेसाइज करता है कि आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने जो कल्चरल, अपनी जो मान्यताएं हैं उनको भी प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 30 गारंटीज़ द राइट ऑफ मिनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। यानी जो भी मिनॉरिटीज़ हैं वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस से इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनको रन कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। And it ensures that every citizen has access to education and that minorities have the right to establish and manage their own educational institutions। और ये आर्टिकल 30 ये इंश्योर करता है कि हर सिटीज़न को एक्सेस टू एजुकेशन मिले, शिक्षा का अधिकार सबको हो, और जो भी मिनॉरिटीज़ हैं वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने खुद के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको इस्टेब्लिश कर सकें। सो दिस वाज अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30। नेक्स्ट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। सो द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ इज़ गारंटीड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 के अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को गारंटी किया गया है। एंड दिस राइट गारंटीज़ दैट इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट्स टू इन्फोर्स देयर फंडामेंटल राइट्स। यानी जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है
ये इंश्योर करता है कि हर इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है और अपने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर अपने कोर्ट्स को उनकी अपनी फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्सेबिलिटी के लिए बोल सकता है और कोर्ट में जाके ये कह सकता है कि हमारे इस फंडामेंटल राइट्स का जो है उल्लंघन हुआ है, या इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है, तो कोर्ट उसको जो भी सज़ा होगी लॉ के अकॉर्डिंग फिर उसको देखेगा। So Article 32 empowers the Supreme Court to issue writs, orders or directions for the enforcement of fundamental rights। तो आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है, ऑर्डर्स इशू कर सकता है, और जो ये फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए जो भी डायरेक्शंस या जो भी गाइडेंस देनी हो, वो सारी चीज़ों का अधिकार सुप्रीम कोर्ट तक को दिया गया है। एंड इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू शीक रेड्रेसल फॉर एनी वायलेशन ऑफ देयर राइट्स बाय द स्टेट और एनी अदर अथॉरिटी, यानी कोई भी अथॉरिटी अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। ठीक है, उसके समाधान के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल द फंडामेंटल राइट्स, यानी जो भी हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सारे हमने पढ़ लिए। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ था, इसके पहले हमने पढ़ा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम, एंड देन राइट टू इक्वालिटी। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 35, इन सभी में जो भी सारी चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिकली फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट इसमें थोड़े और 1-2 टॉपिक्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम लिमिटेशंस देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, यानी किन किन केस में हमारे फंडामेंटल्स राइट्स जो हैं वो लागू नहीं होंगे। तो पहला है रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि उचित जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस। सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, यानी पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मोरालिटी या फिर नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूशंस को, कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। एंड इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड दैट दीज रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रीज़नेबल नॉट आर्बिट्रेरी, यानी जी ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो प्रतिबंध होंगे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ये रीज़नेबल हों, ये उचित रेस्ट्रिक्शंस हों, इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके लगाया जाए। उन सभी का कोई एक पर्टिकुलर कारण हो, पब्लिक ऑर्डर हो गया, नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ये सारी चीज़ें अगर ज़रूरत पड़ती है तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, लेकिन ये अपनी मनमानी के अकॉर्डिंग नहीं लगाया जा सकता, नॉट आर्बिट्रेरीली। ठीक है, so these restrictions must be reasonable. So this was the first case of the limitation of the fundamental rights. Next is doctrine of severability. ये जो basically doctrine है, ये doctrine of severability is a legal principle that allows the court to strike down a specific provision of a law that violates fundamental rights. यानी बेसिकली अगर कोई लॉ बनाया गया है, कोई कानून बनाया गया है, और उसका कोई एक छोटा सा भाग या कोई उस कानून का छोटा सा प्रोविज़न या कोई उसका पर्टिकुलर पार्ट उस कानून का, उस लॉ का अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उल्लंघन करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हटा दिया जाएगा, ना कि उस पूरे कानून को ही। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, ये एक लीगल प्रिंसिपल है जो कि कोर्ट को ये अधिकार देता है कि अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न उस लॉ का वायलेट करता है, तो वो कोर्ट जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज़ करके
उस स्पेसिफिक प्रोविजंस को हटा सकता है। इस केस में जो कोर्ट है वो ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे लॉ को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो स्पेसिफिक प्रोविज़न को, जो भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, वो उसको रिमूव कर देगा। सो while upholding the rest of the law, this ensures that entire law is not invalidated if only a part of it is unconstitutional। अगर उसका लॉ का कोई छोटा सा पार्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसकी वजह से उस पूरा लॉ ही इनवैलिड नहीं हो जाएगा। दिस डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी मेंटेन्स दिस। एंड नेक्स्ट इज सस्पेंशन ड्यूरिंग एमरजेंसी, यानी अगर एमरजेंसी लगती है कंट्री के अंदर तो फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है, फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से वापस ले लिया जाता है और फंडामेंटल राइट्स आर टोटली कर्ब्ड इन द कंट्री। So during a state of emergency, the fundamental rights of citizen are suspended by the government, and this is a controversial provision that has been criticized for being prone to abuse। और इस प्रोविज़न को बहुत बारी क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स जो है लागू होने चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इस बात को मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है इमरजेंसी के टाइम पे सभी फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। तो ये थे हमारे लिमिटेशंस के केसेस। नेक्स्ट इज़ इन्फोर्शिएबिलिटी, इसकी कैसे मेंटेन होगी, इसमें भी 2-3 पॉइंट्स हैं। तो पहला केस है रिट्स के थ्रू इन्फोर्शिएबिलिटी फंडामेंटल राइट्स की मेंटेन रहती है। रिट्स बेसिकली एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इशू करता है गवर्नमेंट के नाम पे या फिर लोअर जो कोर्ट्स होते हैं उसके नाम पे एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर इशू करता है। और ये जो रिट्स होते हैं ये पावरफुल टूल होते हैं जिसके थ्रू कोर्ट्स जो है जस्टिस और इंडिविजुअल की जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो कानून है इनके इन्फोर्शिएबिलिटी को मेंटेन करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ रिट्स को मेंटेन किया गया है। बेसिकली 5 रिट्स हैं, 5 टाइप ऑफ रिट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हैवीज कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेट्यूररी एंड क्वो वारंटो एज अ मीन्स ऑफ इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए इन सभी 5 टाइप ऑफ रिट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। सभी के अपने 5 के अलग अलग केसेस होते हैं और अलग अलग केसेस के अंदर अलग अलग जो है रिट्स को इशू किया जाता है, ठीक है। तो जैसे प्रोहिबिशन का केस हो गया तो इसमें अगर कोई लोअर कोर्ट्स ऐसे मैटर पे सुनवाई करती है जो उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता, वो किसी हायर कोर्ट का मैटर है, किसी दूसरे कोर्ट का मैटर है, तो इस केस में जो हायर कोर्ट्स हैं यानी सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट जो है स्टेट कोर्ट, वो प्रोहिबिशन रिट्स का यूज़ करके ये ऑर्डर इशू कर सकते हैं लोअर कोर्ट्स को कि ये आपका मैटर नहीं है, आप इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। ऐसे ही जो बाकी के रिट्स हैं इन सभी का अपना सिग्निफिकेंस होता है जिसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्शिएबिलिटी मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL। PIL एक बेसिकली एक लीगल मैकेनिज़्म होता है जिसके थ्रू सिटीजन्स जो है कोर्ट में अपनी पटिशन दायर कर सकते हैं यानी याचिका दायर कर सकते हैं, याचिका दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में। PIL इज़ अ लीगल मैकेनिज़्म that allows any citizen to file a petition in court on the behalf of public interest, यानी public interest के behalf पे कोर्ट के अंदर citizen अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। And PIL has been used to enforce fundamental rights in India and has played a crucial role in expanding access to justice for marginalized communities। और PIL जो है फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्शिएबिलिटी को भी मेंटेन करता है और ये बेसिकली मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज़ हैं उनके जस्टिस को एक्सपेंड और एक्सपेंशन के लिए भी जो है एक इम्पॉर्टेंट लीगल मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्शिएबिलिटी मेंटेन रहती है। सो दिस वाज द केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज़ PIL। नेक्स्ट इज़ जुडिशियल रिव्यू।
Judicial review is basically the power of the judiciary to review the actions of the executive and legislative branches of the government. यानी जो जुडिशरी है उसके पास पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, यानी जो विधायिका और कार्यपालिका है, ये जो इनकी जो ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, इनको रिव्यू कर सकता है जुडिशरी, न्यायपालिका, ठीक है। एंड डिक्लेयर देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ़ दे वायलेट फंडामेंटल राइट, और अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं ये जुडिशरी लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा जुडिशरी के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा, और फिर इनके लिए जो फिर लॉज होंगे उनके थ्रू ट्रीटमेंट इनका किया जाएगा। एंड दिस पावर इज़ एन एसेंशियल चेक ऑन द पावर ऑफ द स्टेट एंड इंश्योर्स दैट फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन आर प्रोटेक्टेड। और ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, जिसके थ्रू कोर्ट के पास पावर है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट की पावर को और एक तरीके से देखता रहता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोटेक्टेड रहें सिटीज़न के। इसके थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है इन्फोर्स्ड रहते हैं और कोर्ट्स को ये स्वतंत्रता दी गई है कि आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस जो हैं गवर्नमेंट की उनको रिव्यू कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल इन द चैप्टर। तो ये सारी चीज़ें थी चैप्टर के अंदर। हमने फंडामेंटल राइट्स की बेसिक डेफिनेशन देख ली, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उन सभी को भी हमने डिटेल में पढ़ लिया, उनकी इन्फोर्सेबिलिटी भी पढ़ ली और लिमिटेशंस पे भी हमने चर्चा कर ली। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यू कैन डाउनलोड दिस स्टडी मटेरियल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जस्ट गो थ्रू इट वंस, you will understand. And the links are also embedded in the PDF. From clicking here you can join our Telegram channel. आपको Telegram channel पे भी सारी चीज़ें मिल रही होंगी, PDF notes and video lectures, as well as you can follow our Instagram page. You can get the link of the lectures, notes and playlist from here also, as well as everything is mentioned in the description box. So यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। If you have any suggestions and feedback, please share it in the comment box. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.